बार बड़ी खबर बता देते हैं, यासीन मलिक को सजा सुना दी गई है। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अभी तक ये फिलहाल आशंकाएं थी कि आखिर यासीन मलिक को कौन सी बड़ी सजा सुनाई जाएगी, उम्र कैद या फिर सजाए मौत। तो एनआईए ने मांग की थी फांसी की, लेकिन फिलहाल उम्र कैद की बड़ी सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है यासीन मलिक को। तो सजा का ऐलान हो चुका है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। सुबह से ही इंतजार हो रहा था, पहले 3:30 बजे, फिर 4 बजे, और टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने यह फैसला सुनाया है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद का फरमान सुना दिया है कोर्ट ने। यासीन को एनआईए कोर्ट से पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था और यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने के कई केस दर्ज थे। सजा से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। श्रीनगर के कई बाजार भी बंद कर दिए गए थे। भारी फोर्स की तैनाती थी। सुरक्षा के लिहाज से श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बैन कर दी गई थी। तो यासीन मलिक ने खुद कहा, हां मैं गुनाहगार हूं, मुझे सजा मंजूर है। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र जी, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था यासीन मलिक के खिलाफ। आप क्या कहेंगे इस पर? आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, जिन धाराओं में यासीन मलिक पे मुकदमा दर्ज हुआ था होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पे 120B, 121, 120 और यूएपीए के मामले में, तो उसमें जैसा कि कोर्ट की कार्रवाई जो होती है उसमें जब भी किसी एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम होते हैं तो उनसे पूछा जाता है, बहस होती है कि डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट। तो यासीन मलिक ने इसमें प्लीड गिल्टी कहा और उसके बाद आगे कि उन्होंने कंटेस्ट करने का नहीं अपनी तरफ से कोई कहा। तो उस पे कार्रवाई करते हुए, सुनवाई करते हुए उनको जो उम्र कैद की सजा हुई है, हालांकि ऐसे सेपरेटिस्ट लोगों को जो सजा हुई है कानून के हिसाब से भी सही है और समाज के हिसाब से भी सही है। जी बिल्कुल। अब यासीन मलिक को जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई, आपने बताया कि पहले यासीन मलिक से पूछा गया कि यू फील गिल्टी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ मैं गुनहगार हूं, मुझे कोई भी सजा मंजूर है। अब इसके आगे क्या प्रक्रियाएं होंगी? देखिए, प्रक्रिया ये होती है जब भी कोई एक्यूज को चार्जशीट फाइल करती है पुलिस या अन्य कोई जांच एजेंसी, तो एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। मजिस्ट्रेट उनसे पूछता है, अगर वो कोई प्लीड गिल्टी करता है तो फिर उसी के आधार पर जो चार्जशीट कर रहा है तो उसको सजा दी जाती है। अगर कोई कहता है कि नहीं, मुझे जो मेरे खिलाफ चार्जेस हैं वो गलत लगे हैं, मुझे कंटेस्ट करना है, अपनी तरफ से जो भी मुझे एविडेंसेस, विटनेस सब प्रोड्यूस करने हैं, तो वो फिर मुकदमा चलता है। काफी लंबा मुकदमा चलता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाती है, दोनों पक्षों के एविडेंसेस, विटनेस सुने जाते हैं और उसके आधार पर फिर फैसला होता है। हालांकि यासीन मलिक ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, क्योंकि उसका मेन मकसद जो है वो दंगा फैलाना, घाटी में इस तरीके के वातावरण पैदा करना। हो सकता है कि वो साजिशन उसने भी ऐसा किया हो कि वो चाहता हो कि, क्योंकि देखिए अभी उसके पास अपील का ऑप्शन तो है ही है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो अपील का ऑप्शन तो उसके पास ही है। तो हो सकता है कि ये एक माहौल खराब करने के लिए भी उसने एक तरीके से साजिशन उसने, क्योंकि कोई भी आप देखिए कि कोई भी जो भी एक्यूज होता है वो हमेशा अपने बचाव पक्ष में जरूर अपने एविडेंसेस और विटनेस खड़ा करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो टेरर फंडिंग मामले में आरोपी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा आज पटियाला कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। अब यासीन मलिक के पास थोड़ा समय होगा कि अपने लिए फिलहाल अपील कर सके, लेकिन यासीन मलिक ने कबूला है कि वो गुनहगार है, वो किसी भी सजा के लिए मंजूर है। अदालत में बुधवार को ही फैसला आने से पहले कोर्ट में यासीन मलिक ने कहा कि अगर मैं 28 साल के दौरान किसी आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं और खुफिया एजेंसी ये साबित करती है तो मैं भी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुझे फांसी मंजूर होगी। मैं 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुका हूं। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। मैं अपनी किस्मत का फैसला अदालत पर छोड़ता हूं।
तो दूसरी तरफ आज ये फैसला बड़ा आ चुका है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। कोर्ट में एनआईए के स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने कहा कि एनालिसिस से पता चलता है कि गवाहों के बयान और सबूतों से लगभग सभी आरोपी एक दूसरे से संपर्क और पाकिस्तानी फंडिंग साबित हुई है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि यासीन मलिक पर कौन कौन सी धाराएं थी। यूएपीए की धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना, धारा 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना, आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश और 124 ए देशद्रोह के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहते हैं यासीन मलिक। यासीन मलिक 2019 से तिहाड़ जेल में कैद है और आज कोर्ट रूम में लाया गया, फैसला सुना दिया गया है। सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था कि आखिर यासीन मलिक के खिलाफ क्या बड़ा फैसला आने वाला है, उम्र कैद या फिर सजाए मौत। और यह इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, पहले 3:30 बजे, फिर 4 बजे और अब जाकर यह फैसला आ चुका है, सजा सुना दी गई है। तो यासीन पर 3 बड़े आरोप लगे। भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या, 25 जनवरी 1990 को वायुसेना के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था जब वो एयरपोर्ट पर बस का इंतजार कर रहे थे और इस घटना में 40 लोग घायल हुए थे, 4 जवानों की मौत हुई थी। इस घटना को भी यासीन मलिक ने कबूला था कि वो गुनहगार है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद की बेटी का अपहरण होना, यासीन मलिक पर इसका भी आरोप लगा था। कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर करना और कश्मीरी पंडितों की हत्या करना, यह भी गंभीर आरोप यासीन मलिक पर लग चुके हैं। और आपको बता देते हैं कि आखिर यासीन मलिक है कौन। जेकेएलएफ ने 1989 और उसके कुछ सालों बाद तक मूल रूप से कश्मीर घाटी में सशस्त्र उग्रवाद को देखा। 1966 में श्रीनगर में जन्मे मलिक पहली बार 17 साल की उम्र में जेल गए थे। 1980 में पहली बार यासीन मलिक ने भारतीय सुरक्षा बलों पर हथियार उठा लिए थे। 1983 में श्रीनगर में वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को बाधित करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर 4 महीनों तक जेल में रखा गया। एनआईए की अदालत ने 2017 के टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को दोषी ठहराया। मलिक के विरुद्ध आरोप यह भी था कि उसने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के मकसद से एक तंत्र स्थापित किया। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के अध्यक्ष के 7 संस्थापकों में से भी एक थे। जेकेएलएफ ने 1989 और उसके कुछ सालों बाद तक मूल रूप से कश्मीर घाटी में सशस्त्र उग्रवाद का नेतृत्व किया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आज यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिस तरह से आरोप थी यासीन मलिक पर, उसके बाद ये आशंकाएं थी कि यासीन मलिक को जरूर फांसी की सजा हो सकती है। मैडम देखिए, यासीन मलिक ने जो काम किया है उसने देश तोड़ने का काम किया है, देशद्रोही का काम किया है और उसमें बहुत बड़ा उसका कॉन्स्पिरेसी में हाथ था। इसमें जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं 4 का मर्डर में कॉन्स्पिरेसी है, प्लस जो इसमें जो पत्थरबाजी जो करवाए थे कश्मीर में उसमें उनका इन्वॉल्व था। तो ये साक्ष्य के थ्रू ये साबित हो गया है कोर्ट में और आज को इसमें उम्र कैद का हुआ है। अब ये देखना है कि हो सकता है जो सरकार है इसमें जो गवर्नमेंट है इसमें फिर अपील करेगी इसको फांसी के लिए, क्योंकि ये जो काम जो किए हैं बहुत ही खतरनाक है और ये देश फॉरेन फंडिंग लेकर के पाकिस्तान से और अन्य कंट्री से देश को तबाह करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, खास करके कश्मीर का जो है पूरे को उसको हिलाने के लिए इस
देशद्रोही किया, तो हमारे हिसाब से ये जो आज जो ये उम्र कैद का हुआ है, ये सजा वाकई में थोड़ी कम है। इनको जो है वो फांसी की सजा ही होनी चाहिए थी। अब देखिए, हमारे हिसाब से सरकार जो है ये प्लानिंग बनाएगी कि अब इनको जो फांसी की सजा इनको किया जाए कम से कम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए प्रमोद जी आपका। तो अब ये देखना होगा कि जो फैसला आया है उम्र कैद का, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद कुमार जी का ये कहना रहा कि केंद्र सरकार जरूर इस मामले में कदम उठा सकती है, और जो मांग एनआईए की तरफ से भी की जा रही है कि यासीन मलिक को फांसी की सजा दी जाए, तो क्या केंद्र सरकार की ओर से भी इस फैसले के खिलाफ जाया जाएगा कोर्ट में? दरवाजा एक बार फिर से खटखटाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता मुरारी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी जी, सजा का आज ऐलान होता है कोर्ट रूम से, ये बड़ी खबर आती है कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि तमाम जगह ये उम्मीदें लगाई जा रही थी और एनआईए ने भी फांसी की सजा की मांग रखी थी। ये जो आज जानबूझ करके यासीन मलिक ने जो अपने क्रिएटिव भी करने की जो कोशिश किया है, इसका वजह यही था कि कैपिटल पनिशमेंट से जान बच सके, और एक बहुत ही सोची समझी उसकी चाल थी, और मुझे लगता है उसमें काफी हद तक कामयाब हो गया। और इसमें जो पीछे जो जितना दिन ऑलरेडी जेल में रह गया उसका भी इफेक्ट है, और कई बार ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इसको डालते हैं कि नहीं डालते हैं। इसीलिए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर में ये इसके जो एलिगेशन है इसके खिलाफ वो नहीं आया होगा, इस वजह से कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सजा किया है। अब जब देखिए यासीन मलिक को सजाए मौत की उम्मीद थी कि ये फैसला सुनाया जाएगा शायद आज कोर्ट की तरफ से, लेकिन फैसला इसके उलट आता है, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, तो क्या अब इस पूरे मामले में आपत्ति भी जताई जा सकती है, और आपत्ति जताई जाएगी तो प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, प्रोसिक्यूशन के पास हमेशा ये ऑप्शन अवेलेबल है कि दे कैन फाइल एन अपील, और ये कुछ जरूरी नहीं है कि एक्यूज पक्ष अपील डालता है। प्रोसिक्यूशन मींस जो पुलिस होती है, जो प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी होती है, वो भी अपील में जा सकती है और ये सजा उम्र कैद में भी बदला सकता है। ये तो अभी नीचे का ऑर्डर आया है और ये अपीलेबल ऑर्डर है, तो इसके लिए हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो सजा मिली है यही फाइनल हो गई है। यानी कि इसके लिए कुछ वक्त भी होता है क्या? कोई वक्त तय होता है कि इतने दिए हुए वक्त में इस केस में आपत्ति जताई जा सकती है? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पूछा। लॉ ऑफ लिमिटेशन हर एक केस में अप्लाई होता है और हर एक में डिफर करता है। नॉर्मली 30 डेज में हमें और 60 डेज का सबका प्रिस्क्राइब सेक्शंस के हिसाब से उसकी लिमिटेशन है, उसी बीच में ही डालना पड़ता है। कई बार अपील में थोड़ी देरी भी हो जाती है, तो कंडोनेशन ऑफ डिले अगर कोई किसी वजह से हो गया तो उसको भी कोर्ट अलाउ कर देती है, और अपील का हमेशा चांस बना रहता है। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि सरकार क्या चाहती है, प्रोसिक्यूशन क्या चाहता है। प्रोसिक्यूशन इसको कैपिटल पनिशमेंट में कन्वर्ट कराना चाहता है कि नहीं चाहता है, इससे ये भी मंशा क्लियर होती है। जैसे ही अगर अपील दाखिल हो जाएगी तो आप मान के चलिए कि प्रोसिक्यूशन इस बात को लेकर के हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए और ये सजा बदल भी सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कविंद्र जी, स्वागत है आपका। कविंद्र जी, आज यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, टेरर फंडिंग केस में प्रावधान जो माननीय न्यायालय ने सुनाया है, इसी तरह का प्रावधान शायद रहता है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं। अभी मैं शहीद रवि खन्ना की पत्नी की बात सुन रहा था। 32 साल 4 महीने आज 25 तारीख को उनके शहादत को हुए हैं। उनको बहुत सी उम्मीदें थी, वो चाहती थी कि ये ऐसे दरिंदों को जो केसेस पर चल रहे हैं, आज तक वो उसका फैसला नहीं हो पाया, लेकिन बहुत से माननीय न्यायालय को थोड़ा जल्दी केस चलाकर इस प्रकार के दरिंदों को, जिन्होंने लगातार कश्मीर की तबाही की, कश्मीर की
एक जो पीढ़ी है उसका ब्रेन वॉश करके वहाँ पत्थरबाज पैदा किए, आतंकी पैदा किए, और खास करके जो अपहरण करता रहा और खास करके उसमें वो छुड़ाता रहा सौदा करके, उस पर की सरकारों ने भी इसी तरह से किया। तो सभी मसलों को लेकर के कई लोगों को शायद सेटिस्फेक्शन ना हो, लेकिन भारत में मानने बिल्कुल, क्योंकि देखिए सर, एक उम्मीद थी लोगों को, देश के लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि जिन मासूमों की जानें गई हैं, ये उम्मीद थी कि आज ये फैसला नजीर बनने वाला है। लेकिन उम्र कैद की अब सजा जब सुनाई गई है तो ये नजीर के तौर पर तो नहीं होगा। देखिए, जल्द ही बाकी केसेस भी वो निपटाए जाने चाहिए और उनको फैसला आना चाहिए। और जिस प्रकार से इसने जो आतंक फैलाया था, उन सभी केसेस को देखा जाए तो फांसी होना तय है। और मुझे उम्मीद है कि भारत का न्यायालय इंसाफ करेगा उन लोगों के साथ जिनकी शहादत हुई देश की खातिर, और इन लोगों ने जो तबाही की ये इसी सजा के पात्र थे। लेकिन आज कई लोगों को इस सारे फैसले से निराशा भी हुई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल जैसा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम का ये कहना है कि क्योंकि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी आज इस केस में, इंतजार था, और कई ऐसे हैं जो कि इस फैसले से असंतुष्ट होंगे। हो सकता है अभी जो वक्त दिया जाएगा उस वक्त में आपत्ति भी जताई जाए। तो टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिली है। एनआईए ने कोर्ट से यासीन मलिक को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी, और इस केस में यह देखना था कि आज एक नजीर बन सकती है पूरे देश के लिए, उन आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वालों के लिए, अलगाववादी नेता जो घाटी में आतंक को पनाह दे रहे हैं, उनके लिए ये एक आज फैसला नजीर बन सकता था। लेकिन फिलहाल आज जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, अब ये देखना होगा कि कौन कौन आपत्ति किस तरह से इस पूरे मामले में जताता है। निहत्थे लोगों की जान लेना, इस तरह के ये मामले लगातार बढ़ते ही चले जा रहे थे, और आतंकियों ने अब तक कितने मासूमों की जान ली है। टेरर फंडिंग हो रही थी। यासीन मलिक ने पूरे दावे के साथ कहा था कि 28 साल के दौरान अगर वो किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल रहा है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन जिस तरह जो आरोप लगे, और ये आरोप सिद्ध भी साबित हो रहे थे, जो साक्ष्य मिले एनआईए को वो भी इशारा कर रहे थे यासीन मलिक के तरफ, और इसके बाद जब फैसले पर निगाहें टिकी हुई थी तो उम्र कैद की फिलहाल सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को कई बड़े आरोप यासीन मलिक पर अब तक लग चुके हैं। तो 19 मई को टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया था। यासीन मलिक जो कि मैसूमा में जन्मा, श्रीनगर के मैसूमा में जन्मा। यासीन मलिक के पिता सरकारी ड्राइवर हुआ करते थे। पूरी पढ़ाई लिखाई यासीन मलिक की श्रीनगर में ही हुई। ग्रेजुएट है यासीन मलिक, और जेकेएलएफ के चीफ जो कि अब प्रतिबंधित है, क्योंकि 2019 में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इस फ्रंट को प्रतिबंधित कर दिया था। तो यासीन मलिक के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लगी है ये हमने आपको बताया, और यासीन मलिक अब तक कितने मामलों में सामने आ चुका है। 13 जुलाई 1985 को कश्मीर के ख्वाजा बाजार में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली हो रही थी, और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। 60 से 70 लड़के पहुंचे और बीच में ही बम फोड़ दिया गया। उस वक्त सबको लगा बमबारी शुरू हुई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तब भी पहली बार यासीन मलिक को पकड़ा गया। ताला पार्टी का नाम बदलकर आईएसएल कर दिया गया। 1986 में मलिक ने ताला पार्टी का नाम बदलकर इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग यानी आईएसएल कर दिया। इसमें केवल कश्मीर के युवाओं को शामिल करता था यासीन मलिक।
मकबूल भट्ट, जो कि एक आतंकवादी था, 11 फरवरी 1984 को आतंकवादी मकबूल भट्ट को देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी घटनाओं में शामिल होने के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया। तब यासीन मलिक और उसकी ताला पार्टी ने जमकर विरोध किया। जगह जगह मकबूल भट्ट के समर्थन में पोस्टर लगाए यासीन मलिक ने। फिर राजनीति में भी कदम रख दिया। 1980 के दशक से ही कश्मीर में हिंदुओं पर हमले होने लगे थे और इसमें यासीन मलिक और उसके साथियों का नाम भी आता था। बढ़ती हिंसात्मक घटनाओं को देखते हुए 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जम्मू कश्मीर के गुलाम मोहम्मद शेख सरकार को बर्खास्त कर दिया था। राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया और इसके बाद कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला लिया। 1987 में विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में अलगाववादी नेताओं ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया। गृह मंत्री की बेटी के अपहरण का भी आरोप यासीन मलिक पर लग चुका है। तत्कालीन गृह मंत्री मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण का भी आरोप लगा। तो यासीन मलिक की गिरफ्तारी अगस्त 1990 से ही शुरू हो गई थी। 1999 में भी यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। 2017 में यासीन मलिक के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने केस दर्ज किया। 2019 में यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया। 19 मई 2022 को कोर्ट ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में दोषी ठहराया और आज सजा का ऐलान हुआ, उम्र कैद की सजा का ऐलान। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कोर्ट से यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग की थी। यासीन मलिक को एनआईए की कोर्ट ने 19 मई को दोषी ठहराया था। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ये सजा सुनाई गई है यासीन मलिक को उम्र कैद की। तो मलिक के ऊपर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी कि यूएपीए के अंतर्गत कई आरोप तय किए गए थे। तो कोर्ट ने मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 अलग अपराधों में 10 साल की भी सजा सुनाई है। साथ ही यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यासीन मलिक के मुताबिक यासीन मलिक 28 साल से किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं था। यासीन मलिक ने कहा है कि मैं किसी भी चीज के लिए भीख नहीं मांगूंगा, कोर्ट को जो भी सजा देनी है वो दे दे। अगर भारतीय खुफिया एजेंसी ये साबित कर दे कि मैं पिछले 28 साल से किसी भी आतंकी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो
तो हमेशा से ये पाया जा रहा है और ये आरोप भी लगते रहे कि अलगाववादी नेता लोगों को भड़का रहे हैं, और यही जानकारी एनआईए की ओर से भी दी गई कि जांच के दौरान पाया गया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और अन्य अलगाववादी नेता आम जनता को भड़का रहे हैं, खासकर कि युवाओं को हिंसा करने और सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थरबाजी के लिए भड़का रहे थे। और ये सब भारत सरकार के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काने की साजिश के तहत किया जा रहा था। ये सब कुछ कहना है एनआईए की तरफ से। एनआईए का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि अलगाववादी नेता जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए फंड जुटा रहे थे, और इन अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों और लोकल डोनेशन के जरिए फंड मिलते थे। और बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव जी, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, अब केंद्र सरकार का क्या अगला कदम होगा? नमस्कार। यासीन मलिक को मेरे ख्याल से उम्र कैद है या सजाए मौत है। उन्होंने जो कार्य किया, कितने तो जवान मरे उनकी वजह से, कितनी तो फंडिंग में गलतियां करी उन्होंने एक मजहब को अपना ढाल बना के इस्तेमाल करने की कोशिश करी। उन्होंने पूरे मजहब के लोगों का नाम बदनाम किया। मेरे ख्याल से भारत सरकार को करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। भारत की जनता ये चाहती थी कि ऐसे लोगों को, अलगाववादी लोगों को देश से हटाया जाए और उनको सजा दी जाए, और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये जो उम्र कैद है, ये उम्र कैद, ये 14 साल 10 साल 15 साल वाली उम्र कैद नहीं है। ये उम्र कैद है तब तक जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती। तो आप देखिए कि ये एक एग्जाम्पल बन गया है कि देश की अखंडता और प्रभुता पे आप आंच न लगाएं। इस देश में हर मजहब के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, कोई भी हो, वो सब अपने अपने कार्य करते हैं, अपने अपने रोटी खाते हैं, अपना अपना खुश रहते हैं। कोई फर्क नहीं है उन लोगों में, कोई फर्क नहीं है। ये लोग जो बताने की कोशिश करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, इन्होंने इतने साल राजनीति करी मजहब के नाम पे, लोगों को मौत के घाट उतारा। वो इनके अगर मैं इनसे पूछूं मजहब के नाम पे कर रहे थे तो क्या मुस्लिम भाइयों को नहीं मारा गया? क्या मुस्लिम परिवार नहीं उजड़े क्या वैली में, जम्मू कश्मीर में उजड़े? तो झगड़ा किस बात का है जब अपने ही लोग, आप मतलब मुझे तो समझ नहीं आता है कि या तो एक पूर्णतः रूप से आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तो पता चल रहा था, सबके सामने पता चल रहा था कि ये एक राजनीति हो रही थी, केवल और पैसे की राजनीति, फंडिंग का गेम था, सारा पैसे की राजनीति थी। इनके पास कोई और जरिया तो था नहीं रोटी कमाने का। क्यों? क्योंकि भारत सरकार उस समय इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे ये लोग राजनीति करके। अब भारत का सरकार आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में इन्वॉल्व हुई है, तो आप देखो ना कितना जबरदस्त वहां पे तरक्की हो रही है, तो सेट हुआ है। और अभी तो एक ही एग्जांपल है, अभी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से जो अलगाववाद के विचार हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा बिल्कुल। और ऐसी कोई भारत में जगह ही नहीं है ऐसे लोगों की। तो ये तो भारत सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनता चाहती थी, जनता ने मोदी सरकार को चुना, और एक बार नहीं 2 बार चुना, और आगे आने वाले 4 5 बार 6 बार भी चुनेंगी। और जनता सही करती जा रही है। जनता के पास खुद स्वयं सड़क पर उतरने का टाइम थोड़ी है। और सरकार ने जनता की आवाज सुन के उसको सजा दिलवाई, साफ सीधी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपने सुनी लोगों की प्रतिक्रियाएं, आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, क्या प्रोसीडिंग रहेंगी, क्या प्रोसीजर रहेंगे, किस तरह से आपत्ति जताई जा सकती है, और कौन कौन इस पूरे मामले में आपत्ति जता सकता है, खुद यासीन मलिक भी। चलिए फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।